जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास से हम आपका जो लाइफ साइंस के लेक्चर सीरीज है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर जो कि आपका इलेक्टिव रहता है, वो उसमें से एक सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंस, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका 4 क्लासेस और भी चल रही हैं, जिसमें क्या जाता है आपका सेकंड पेपर जो है आपका एमपी सेट का, उसमें हिंदी विषय की क्लासेस हो जाती हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त, हिंदी के अतिरिक्त आपका पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस भी हो जाती हैं। और इसके अलावा आपका पेपर फर्स्ट जो रहता है, जो कि कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी, उसका वीडियो अपलोडेड है, उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अभी आज के इस टॉपिक क्लास से हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं एकदम बेसिक से चालू करेंगे। उसमें आज का इसमें जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सीधे क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है पहले उसको समझते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास पहले से, चूंकि आपका ग्रेजुएशन बायो में था तो आपको पहले से पता होगा इसके बारे में, कि वो है कि अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती, इसके बारे में आपको पहले से पता होगा भाई। आपका क्या है, जो एनिमल सेल्स रहती हैं उनमें आपको मिलेगी, और जो आपका प्लांट सेल रहेगा उनमें मिलेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका के चारों ओर आवरण के रूप में क्या है, पाई जाने वाली डिफरेंशियली परमिएबल क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी झिल्ली, ठीक है, एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करती है, छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी। अंदर आने का मतलब क्या होता है कि इनसाइड एंट्री देती है, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स को एंट्री नहीं देती है। वो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। मॉलिक्यूल के वेट के आधार पर क्या करती है, वो डिफ्रेंशिएट करती है। वो डिफ्रेंशिएशन किसके किसके आधार पर होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट करती है कि ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा अथवा ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जो कि कोशिका द्रव्य तथा बाहरी आवरण वातावरण के मध्य क्या करती है, आयनिक सांद्रता को नियंत्रित करके रखती है। अब इसको समझो, जैसे ये समझो एक क्या क्या है, कोशिका है, अभी सिर्फ बेसिक के लिए, ठीक है। और उस इस कोशिका का जो बाह्य आवरण है ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस कोशिका के अंदर जो एक क्या है, सेमी लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है आपका, वो क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म रहता है। अब इस साइटोप्लाज्म और उस साइटोप्लाज्म और इस कोशिका के बाहर का जो वो है इन्वायरमेंट है, इसके बीच का जो एक आइकॉनिक आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखने वाली बात आती है, आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखने वाली बात आती है। अर्थात क्या बोलते हैं हम उसको, आयनिक सांद्रता बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके आयन्स हो सकते हैं, चाहे सोडियम आयन हो, चाहे कैल्शियम पोटेशियम आयन हो, या अन्य कोई सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इनकी आवश्यकता जनरली हमको क्या है, पड़ती है सेल के एक्टिवेशन के लिए। तो अभी के लिए क्या है कि इस बैलेंस को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। वो उसको क्या करती है, नियंत्रित करके रखती है, जिससे कोशिका में प्रवेश करने वाले तो उससे बाहर निकलने वाले अणुओं एवं आयनों का नियंत्रण क्या है, बना रहता है। रॉबर्टसन ने 1959 में बोला कि यह एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। अब इस यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सभी प्रकार के जो फंक्शंस रहते हैं, इससे आगे अभी हम मोजेक मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये बात थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें जो भी बातें रहती हैं, चाहे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं भी किसी भी सेल में उपस्थित हो, वो सेम प्रकार से क्या करती है, वो बिहेव करती है, सेम प्रकार से क्या करती है, वो कार्य करती है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। अब सबसे पहले आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसकी संरचना को समझते हैं, उसके बारे में फिर हम उसके रासायनिक संगठन पर चर्चा करेंगे, केमिकल कंपोजिशन पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम चर्चा करें, या माइक्रोस्कोपिक इमेज के आधार पर हम चर्चा करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड अणुओं एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल रहते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल रहते हैं वो, और दूसरा क्या आता है आपका, प्रोटीन आते हैं। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के अणु मिलाकर के एक क्या बनाते हैं, ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ट्राई लैमिनार मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब तीन, लैमिनार मतलब क्या होती है, लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक त्रिस्तरीय संरचना वहां पे क्या है, तैयार की जाती है। अब इन त्रिस्तरीय संरचना को हमको क्या है, समझना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की त्रिस्तरीय संरचना का मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था, डेनियली एंड डेवसन ने दिया था। किसने, डेनियली तथा डेवसन के द्वारा 1935 में। ये सब बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने पीछे रॉबर्टसन की चर्चा करी, 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था उनने, ये यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा की थी। डेनियली एंड डेवसन ने 1935 में किसकी चर्चा की थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्राई लैमिनार मॉडल की चर्चा की थी, उन्हें त्रिस्तरीय मॉडल की चर्चा की थी। इसके अनुसार क्या है कि जंतु कोशिकाओं की या अर्थात एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला क्या आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एवं प्रोटीन से बनी क्या होती है, 35 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। मोटी क्या होती है, एक परत होती है, एक स्तर होता है।
सबसे पहले हमको उसका क्या है मोटाई याद रखनी है, वो मोटाई कितनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी एक 75 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, एक मोटी परत होती है, मोटी लेयर होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन रहती है, इस मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, 3 स्तर रहते हैं, जैसा कि हमने पीछे चर्चा की। ये क्या होती है, त्रिस्तरीय लेयर होती है, त्रिस्तरीय क्या होती है मेम्ब्रेन रहती है। तो इस मेम्ब्रेन के इस लेयर के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या आता है, तो अगर हम 75 एंगस्ट्रॉम को डिवाइड कर लें, ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम को डिवाइड कर लें, तो उसमें 20 एंगस्ट्रॉम का एक हिस्सा आएगा, दूसरा हिस्सा 20 एंगस्ट्रॉम का, और तीसरा हिस्सा क्या आ जाएगा आपका 35 एंगस्ट्रॉम का। अभी जो 20 एंगस्ट्रॉम का मोटा थिक पोर्शन रहता है, वो क्या होता है, प्रोटीन का होता है, जो कि बाह्य स्तर होता है। इसको हम अभी इसमें स्ट्रक्चर में अच्छे समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है बाहरी स्तर, ठीक है, ये आपका, ये क्या हो जाता है आपका बाहरी स्तर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका इनर पोर्शन हो जाता है, किसका, मेम्ब्रेन का। यहाँ बाहरी और आंतरिक स्तर से मतलब क्या, पहले इसको समझ लो। जैसे ये सेल है आपका, तो इधर का मेम्ब्रेन का ये जो हिस्सा है आंतरिक स्तर हो जाता है, ये क्या होता है आपका बाह्य स्तर हो जाता है। अभी के लिए बेसिक समझ के लिए, ठीक है। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का मोटा थिक पोर्शन हो गया, प्रोटीन का होता है, जो कि क्या होता है आपका आउटर लेयर को बनाता है। दूसरा होता है 20 एंगस्ट्रॉम का एक मोटा और थिक पोर्शन, जो कि क्या होता है डेंसली प्रोटीन्स का बना होता है, जो कि क्या बनाता है आपका इनर लेयर को बनाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये इनर लेयर को क्या कर रहा है, निर्मित कर रहा है, ये आउटर लेयर को क्या करता है, निर्मित करता है। तीसरा हिस्सा आता है 35 एंगस्ट्रॉम का मोटा एक फॉस्फोलिपिड का होता है। ये क्या बनाता है आपका मिडिल लेयर जो रहती है उसको बनाता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिडिल लेयर 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि क्या करती है, यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की एक क्या होती है, ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसमें प्रोटीन की 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर, दोनों 20 एंगस्ट्रॉम की होती हैं, और जो मिडिल लेयर रहती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, वो 35 एंगस्ट्रॉम की रहती है। ये बेसिक बातें थी। अब इसी में जो एक तीसरी बात आ जाती है, वो क्या आता है आपका, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो उसमें जो तीसरा हिस्सा आता है वो आपका क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोर्स आते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है, छिद्र। छिद्र मतलब क्या होता है, छोटे छोटे उसमें क्या बने रहेंगे, पोर्स बने रहेंगे, छोटे छोटे क्या बनते हैं, छिद्र बने रहते हैं। किस चीज़ के लिए, आयंस के एक्सचेंज के लिए। किस चीज़ के लिए, आयंस के एक्सचेंज के लिए, या अन्य दूसरी चीज़ों के लिए एक्सचेंज के लिए क्या है वो पोर्स होते हैं। तो कोशिका के चारों ओर स्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आवरण में अनेक स्थानों पर 8 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉम व्यास के क्या है, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर, उसका जो टोटल एक एक तरीके से पूरा एरिया रहेगा, उसको हम उसके रूप में जानेंगे। ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है, चारों कोशिका के चारों ओर स्थित क्या रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये क्या होते हैं आपके आवरण में, उसके ये छिद्र पाए जाते हैं, जिनका साइज क्या रहता है 8 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉम के बीच तक का होता है। इन छिद्रों का खुलना एवं बंद होना कोशिका की मेटाबॉलिक क्रियाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसको ऐसे समझो कि हम क्या है, कई बार पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या रहता है, पत्ते जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें क्या रहता है, स्टोमेटा उपस्थित रहते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा में भी क्या रहता है, छिद्र रहता है, और वहीं से क्या होता है, वो खुलते हैं और बंद होते हैं, वहीं से पूरा आपकी कोई पूरी प्रोसेस चलती है। तो वो जो उसका खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, क्लोरोफिल आदि की एक्टिविटी पे निर्भर करता है। वैसे ही क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका इसका पूरा किस पे डिपेंड करता है, तो कोशिका के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक क्रियाएं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रियाओं पे क्या है, डिपेंड करता है। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन पर निर्भर करता है उसका क्या है कि वो खुलेगी या बंद होने वाली है। ठीक है। अब इसमें आते हैं सबसे अगला कि रासायनिक संगठन क्या होता है। अभी हमने संरचना देखी, अब आते हैं रासायनिक संगठन में या केमिकल कंपोजिशन पे। तो देखो केमिकल कंपोजिशन तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि भाई कुछ चीज़ें तो हमने फिक्स देख ली कि अगर उसकी आउटर लेयर किस चीज़ की बनी हुई है, इनर लेयर किस चीज़ की बनी हुई, प्रोटीन की, तो केमिकल कंपोजिशन में एक प्रोटीन रहने वाला है। दूसरा हमने देखा कि मिडिल लेयर किस चीज़ की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, तो दूसरा हिस्सा क्या रहने वाला है, दूसरा केमिकल लिपिड रहने वाला है। और तीसरा केमिकल यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, पाई जाती है। ये प्रोटीन कौन कौन से रहते हैं, तो प्रोटीन में एक तरीके से जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ से मिल करके बना होता है, अमाइनो एसिड से मिल के बना होता है। देखो अब अमाइनो एसिड पे चर्चा कर लो थोड़ा सा, है ना। अमाइनो एसिड जनरली क्या होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं, 20 होते हैं, और एक होता है इमिनो एसिड। ठीक है। अमाइनो एसिड होते हैं और इमिनो एसिड होता है। ठीक है। तो इनको आपको क्या है थोड़ा सा याद रखना है। अमाइनो
अमाइनो एसिड और इम्यूनो एसिड में बेसिक अंतर क्या रहता है? तो जो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है वो किस में रहता है? एक चेन वाले स्ट्रक्चर में रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है, इम्यूनो एसिड वो क्या रहता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कंपाउंड क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। ये एक बेसिक अंतर रहता है, ठीक है। जो इम्यूनो एसिड रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम किस नाम से जानते हैं? प्रोलीन नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रोलीन के नाम से जानते हैं। और जो इम्यूनो एसिड रहता है, और बाकी अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो 20 रहते हैं। उस 20 में से कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रोटीन का बना करके यहाँ पे उपस्थित रहते हैं? तो आर्जिनिन रहता है आपका, लाइसिन, हिस्टिडीन, इसके अतिरिक्त आपका टायरोसिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, ठीक है। ये क्या रहते हैं आपके? टोटल 6 से 7 अमाइनो एसिड उपस्थित रहते हैं, और यही मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। और वो प्रोटीन फाइनली पार्टिसिपेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर और इनर लेयर के सिंथेसिस में। ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यांत्रिक स्थिरता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो सेल रहती है उस सेल को सपोर्ट सिस्टम क्या है, प्रोवाइड करते हैं। तथा एंजाइम के रूप में अन्य अणुओं को ग्रहण करने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पे एंजाइम के रूप में अन्य अणुओं को ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? तो एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ के लिए? सेल की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो किस किस प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है आगे हम देखेंगे स्लाइड्स में। बट अभी के लिए कि जिन एंजाइम्स की हमको आवश्यकता पड़ती है उनको भी क्या है ग्रहण करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो कंपाउंड आता है केमिकल स्ट्रक्चर में, केमिकल कंपोजिशन, वो आते हैं आपके लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर लेयर होती है वो किस मिडिल लेयर जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स, सेफेलिन्स तथा क्या पाया जाता है आपका? स्फिगोमाइलिन्स क्या है उसके उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लिपिड्स रहते हैं वो किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, पहली बात। जो फॉस्फोलिपिड्स में कौन कौन से आते हैं वो कौन से? तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, लेसिथिन्स हो गए, कैपेलाइंस हो गए, और स्फिगोमाइलिन्स क्या है उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे पीछे क्या देखा था, प्रोटीन, तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या थी? अमाइनो एसिड थी। उसमें अलग अलग अमाइनो एसिड थे कि सिस्टीन था आपका, आर्जिनिन था, इसके अलावा टायरोसिन थे, अन्य कुछ थे, है ना। वैसे ही लिपिड में भी क्या आ जाते हैं? फॉस्फोलिपिड। उसमें फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन, सिफेलिन वगैरह आ जाते हैं। अगला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये प्रोटीन तथा लिपिड की अपेक्षा कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मुख्यतः हेक्सोज, फ्रक्टोज तथा सिएलिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। जो हेक्सोज होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है, 6 कार्बन उपस्थित रहेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज हो जाता है आपका, फ्रक्टोज एग्जैक्टली 6 कार्बन वाली क्या होती है? शर्करा होती है। फिर इसके अलावा क्या होता है आपका? सिएलिक एसिड पाया जाता है। इन 3 रूप में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन के साथ मिलकर के ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करना होता है, जो कि लाइपोप्रोटीन की संरचना को क्या करता है? स्थायित्व प्रदान करता है। लाइपोप्रोटीन मतलब क्या होता है? तो जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई संरचना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई संरचना क्या है आपका? ये है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपका पूरा हिस्सा था 75 एंगस्ट्रॉम मोटा, वो सब क्या है? लाइपोप्रोटीन प्रोटीन की रूपी संरचना है, ठीक है। तो उसको क्या करता है? तो स्थिरता प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, कौन? आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये उसका क्या था? केमिकल कंपोजिशन था। इस केमिकल कंपोजिशन में एक और चीज़ शामिल रहती है, वो रहता है एंजाइम। दरअसल ये क्या है एग्जैक्टली उसके निर्माण में या सिंथेसिस में योगदान नहीं देता है, बस उसमें क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं इसमें कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ क्या है? मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले चीज़ें हैं। कौन कौन से एंजाइम्स रहते हैं? जैसे क्या हो जाता है? 5 न्यूक्लियोटाइडेज हो जाते हैं, मैग्नीशियम आयंस एटिपेज हो जाते हैं, सोडियम आयन, सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड और मैग्नीशियम एटिपेज हो जाते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसके अतिरिक्त एसिड फॉस्फो मोनोएस्टरेज और आरएनएच आदि एंजाइम क्या है? उपस्थित रहते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन सभी एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग रहती है, सभी एंजाइम का जो कार्य रहता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना त्रिस्तरीय होती है, इस बात को हमने पहले समझ लिया, जिसमें से जो बाहरी और आंतरिक हिस्सा रहता है प्रोटीन का बना होता है, उसको प्रोटीन मॉलिक्यूल के रूप में हम जानते हैं। 2 लेयर हो गई ये।
तीसरा जो मध्य स्तर होता है, मिडिल लेयर रहती है, वो किसी बनी रहती है, लिपिड या फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, जिसमें लिपिड पाया जाता है। त्रिस्तरीय संरचना में लिपिड, प्रोटीन और निम्न प्रकार से व्यवस्थित ये रहते हैं। तो अब हमको ये समझना एग्जैक्टली कि इस पूरी त्रिस्तरीय व्यवस्था में लिपिड और प्रोटीन कैसे व्यवस्थित रहता है। कैसे व्यवस्थित रहता है, एक बेसिक तो हमने समझ लिया कि इनर और आउटर लेयर में प्रोटीन होता है, मिडिल लेयर में लिपिड होता है, लेकिन इसको हमको क्या है थोड़ा डिटेल में समझना है। सबसे पहले आते हैं लिपिड स्तर या लिपिड लेयर में। जो लिपिड लेयर होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, दो सिरे होते हैं, ठीक है, दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये समझिए कि ये एक छड़ी है, तो इसके भी दो सिरे हैं, एक सिरा ये होता है, एक सिरा ये होता है। अब इन दोनों सिरों का क्या होता है, एक अलग अलग नेचर होता है, उस नेचर को हमको समझना है। दरअसल पहला जो एक सिरा रहता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। इसको स्ट्रक्चर में समझते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है समझिए। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोफोबिक एंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये हाइड्रोफिलिक एंड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोफिलिक एंड हो जाता है, और इधर वाला हिस्सा क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। इसको हमको समझते हैं डिटेल में। तो यह सिरा जो हाइड्रोफोबिक सिरा रहता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है जल, और फोबिक मतलब क्या होता है उससे दूर भागने वाली चीज़, ठीक है, या उसका डर रखने वाली चीज़, ठीक है। तो एंड में जो एंड होता है, ये एक सिरा रहता है, उसमें क्या होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। जो चीज़ क्या हो रही है, जल से क्रिया नहीं कर रही है, वाटर से क्रिया नहीं कर रही है, अर्थात क्या होने वाली है, वो अघुलनशील होने वाली है, नॉन पोलर नेचर की होने वाली है। किस नेचर की होने वाली हो, नॉन पोलर नेचर की होने वाली है, नॉन पोलर एंड के रूप में आती है। तो यह सिरा जल में अघुलनशील होता है तथा अध्रुवी सिरा कहलाता है, अर्थात नॉन पोलर एंड कहलाता है। यह सिरा फैटी एसिड्स का बना होता है तथा इनके दो समूह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा क्या होते हैं, ग्लिसरॉल से संयोजित रहते हैं। सबसे पहले इसको समझो कि जो तेल होता है, जो लिपिड्स होते हैं, जो तेल होता है उसमें भी लिपिड्स पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है, ठीक है। तो तेल और जल कभी क्रिया नहीं करते हैं। इसका मूल कारण क्या है कि दोनों के बीच में क्या होता है, एक ऐसा एंड रहेगा जो क्या करता है, नॉन पोलर एंड होता है, जो हाइड्रोफोबिक रहता है। तो अगर आपको तेल और जल के बीच में क्रिया करानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, उनका इमल्सिफिकेशन करना पड़ता है। इमल्सिफिकेशन को हिंदी में पायसीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो वो करना पड़ता है हमको। तो अगर हम इमल्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्या होने वाला है, जो लिपिड का एंड है वो क्या होने वाला है, उससे दूर जाने वाला है, उससे क्रिया नहीं करने वाला है, ठीक है। अब होता है क्या एग्जैक्टली यहाँ पे, तो यह सिरा जो कौन सा आपका हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, यह फैटी एसिड का बना होता है तथा इनके दो समूह या दो ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से, तो कार्बोक्सिलिक और ग्रुप द्वारा क्या करते हैं, ग्लिसरॉल से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, 3 कार्बन वाला क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। दूसरा जो सिरा आता है आपका, आता है वो हाइड्रोफिलिक सिरा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसमें डायग्राम में समझिए, ये होता है आपका हेड जो कि पोलर एंड रहता है, और ये होता है आपका फैटी एसिड टेल जो कि नॉन पोलर एंड रहता है। ये जो नॉन पोलर एंड होता है, यही क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन रहता है हाइड्रोफोबिक, ये क्या करता है, क्रिया नहीं करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, जल के साथ, और ये क्रिया करेगा। तो अगला हिस्सा जो आता है दूसरा एंड, वो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। यह एंड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है, तो ध्रुवीय सिरा कहलाता है, पोलर एंड कहलाता है। इस सिरे पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट अणुओं से जुड़ करके फॉस्फोलिपिड बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में फॉस्फोलिपिड के अणु दो समानांतर पंक्तियों में क्या होते हैं, विन्यसित होकर के द्विस्तरीय रचना क्या है, निर्मित करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सिरा हो गया, नॉन पोलर एंड, जो कि जल से क्रिया नहीं करेगा। वो दो ग्रुप जो कि उसके कार्बोक्सिल ग्रुप रहते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ संयोजित हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक सिरा जल से क्रिया करेगा, पोलर एंड कहलाएगा, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट अणु से जुड़कर क्या बनाएंगे, फॉस्फोलिपिड क्या है, निर्मित करते हैं। इसमें हाइड्रोफिलिक सिरे मेम्ब्रेन की बाहरी सतह की ओर तथा हाइड्रोफोबिक सिरा मेम्ब्रेन के भीतरी सतह की सिरे की ओर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो ये जो आपका होता है हाइड्रोफिलिक सिरा होता है, जबकि ये वाला सिरा क्या रहता है आपको, पूरा हाइड्रोफोबिक सिरा रहता है। इसको पूरे डायग्राम में अगर हम देखें, ये तो क्या था, एक ट्रांसवर्स सेक्शन था, ठीक है। इसको पूरे डायग्राम में अगर हम देख कर चलें तो ये क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोफिलिक एंड हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये हाइड्रोफिलिक एंड हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है आपका, दूसरा एंड हो गया। और ये इधर वाला क्या हो जाता है आपका, पूरा हाइड्रोफोबिक एंड हो जाता है, बाहरी वाला, ठीक है। अब इसमें अगला जो पोर्शन आता है आपका, प्रोटीन स्तर। सबसे पहला स्तर हमने क्या देखा, लिपिड स्तर। दूसरा आता है प्रोटीन स्तर। प्रोटीन स्तर में क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के अणु निम्नलिखित प्रकार से क्या रहते हैं, उसमें व्यवस्थित रहते हैं, विन्यसित रहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, एक्सट्रिजिक या परिधीय प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन के मध्य स्थित फॉस्फोलिपिड का क्या है, बाहरी तथा भीतरी स्तर निर्मित करते हैं।
ये कहाँ उपस्थित रहते हैं? मेम्ब्रेन के मध्य में उपस्थित रहते हैं और फॉस्फोलिपिड के आउटर और इनर पोर्शन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक होते हैं। दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक अर्थात आंतरिक प्रोटीन। ये अणु मेम्ब्रेन की सतह को आंशिक या पूर्ण रूप से क्या करते हैं? भेदते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। जल में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, जल में क्या रहते हैं? घुलनशील रहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन की सतह को आंशिक या पूर्ण रूप से क्या है? कंप्लीटली क्या रखते हैं? बांध करके रखते हैं, भेद करके भेदते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन जो लेयर रहती है उसको दो पोर्शन रहते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पोर्शन होता है, एक इंट्रिंसिक पोर्शन होता है। जो एक्सट्रिंसिक पोर्शन रहता है वो क्या करता है? आपका फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ता है। जो एक्सट्रिंसिक पोर्शन रहता है वो क्या करता है? जो सेल का जो मेम्ब्रेन का जो सतह रहती है उसको आंशिक या पूर्ण रूप से क्या करता है? वेद करके रखता है और जल में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। अब अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे उसके लेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 3 लेयर की या ट्राई लैमिनार मॉडल की। वो जो ट्राई लैमिनार मॉडल रहता है उसको हम किस रूप में जानते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, प्रतिपादित किया था? सिंगर तथा निकोलसन ने क्या किया? 1972 में इसको प्रतिपादित किया था। सबसे पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है। इस मॉडल के अनुसार समस्त बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की संरचना, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आप क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। तो इस मॉडल के अनुसार समस्त बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की संरचना अर्ध तरल अर्थात सेमी लिक्विड नेचर की होती है, जिसमें लिपिड तथा इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? एक मोजेक के रूप में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। एक मोजेक सीक्वेंस के रूप में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर में आपको ये मोजेक के रूप में क्या है? दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पे आपको मोजेक के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है इसमें कि इसमें लिपिड तथा प्रोटीन के अणु लिपिड के द्विस्तरीय मध्य ट्रांसलेशनल गति क्या करते हैं? ट्रांसलेशनल मूवमेंट को क्या करते हैं? शो करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अणुओं के इस प्रकार की व्यवस्था को क्वासी फ्लूइड के रूप में या तड़ तड़ संरचना के रूप में क्या है? जाना जाता है। अब इसमें स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा जो एक लिपिड या लिपिड लेयर या लिपिड बाई लेयर है वो क्या है? व्यवस्थित है, जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेषिक रचनाएं क्या होती हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के भी क्या पाए जाते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ विशेषीकृत रचनाएं पाई जाती हैं जो जिनके क्या है? अलग अलग कार्य रहते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आपका जैसे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, अब माइक्रोविलाई क्या होते हैं? तो आप क्या करिए, समझिए कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ट्रांसफर सेक्शन लीजिए। उस ट्रांसफर सेक्शन को आप जूम करते जाइए। जब जूम करते जाएंगे उसको आप देखते जाएंगे तो वहाँ पे आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? एक उंगली के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि अनेक सूक्ष्मवर्धी प्रोसेस के रूप में क्या होता है? रूपांतरित होता है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, छोटी नाल में क्या है? छोटी आंत में हमारी क्या है? पाया जाता है। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्या होता है? आवश्यक होता है, उसको क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। देखो अभी होता क्या एग्जैक्टली है ना, इसको इमेज में आ जाओ। अब क्या होते हैं? ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित रहता है। होता क्या है इससे? इस माइक्रोविलाई की वजह से होता क्या है? उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के बाह्य सतह का क्या हो जाता है? एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जैसे ही माइक्रोविलाई की वजह से क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्पीड अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की सीमा क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन की गति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उससे क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ये कहाँ उपस्थित रहते हैं? आहार नाल में उपस्थित रहते हैं। इसी कारण क्या होता है? हमारे भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जो एक स्पेशलाइज्ड इसमें वो रहता है पोर्शन, वो होता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? तो ये दो संलग्न कोशिकाओं के संपर्क आने वाले स्थानों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी तह पर, तह मतलब क्या होता है? बाहरी हिस्से पर क्या होता है? बटन के समान रचनाएं होती हैं, मोटाई वाली रचनाएं होती हैं। डेस्मोसोम्स में दो कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य 100 से लेकर के 120 एंगस्ट्रॉम का स्थान रहता है। इस स्थान में से अनेक महीन सूत्र या फिलामेंट्स, टोनोफाइब्रल्स निकल करके कोशिका में प्रवेश करते हैं तथा संपर्क बनाए रखते हैं। ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं, एक निश्चित आकार भी प्रदान करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रचना आपको देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार के आपको बटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाहरी हिस्से में आपको ये देखने को मिलेंगे कौन? आपका डेस्मोसोम्स। तीसरे आते हैं आपके हेमी डेस्मोसोम्स।
हेमिडेस्मोसोम्स क्या है, तो ये शरीर की एपिथेलियल कोशिकाओं के आधारीय भागों में क्या है पाए जाते हैं। आधार भाग का मतलब क्या होता है, जो आपका अंदर वाला हिस्सा रहता है उसमें क्या है उपस्थित रहते हैं। ये डेस्मोसोम्स के समान ही होते हैं, किंतु ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल एक ही ओर पाए जाते हैं। इनके दूसरी ओर का भाग क्या है, कोलेजन का बना होता है। तो जैसा कि आप डेस्मोसोम्स में देख पा रहे होंगे, ये दोनों तरफ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जबकि यह क्या है, सिर्फ एक ही तरफ उपस्थित रहते हैं। दूसरी तरफ क्या रहता है, इस तरफ कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आता है जल का अभिगमन या वाटर ट्रांसपोर्ट। कोशिका का साइटोप्लाज्म बाहरी वातावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। ये बात आपको पहले से पता है कि समझो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म का है संकेंद्रण है, उसकी सांद्रता इसके बाहर में अर्थात कोशिका के बाहर स्थित मटेरियल से क्या रहने वाली है, सदैव ज्यादा रहने वाली है। अतः कोशिका के अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणुओं का अभिगमन निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब देखो ये होगा क्यों, अब चूंकि सांद्रता यहाँ ज्यादा हो रही है और यहाँ सांद्रता कम है, तो सीधी सी बात है, जल क्या होगा, यहाँ अंदर प्रवेश करेगा, ताकि क्या हो सके, सांद्रता को बैलेंस किया जा सके। इन साइड जो सांद्रता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जो सांद्रता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो सांद्रता है, सेल के बाहर की जो सांद्रता है, दोनों को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। इसके लिए क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। अब इस मूवमेंट में सबसे पहले एक चीज आती है एंडोस्मोसिस, दूसरी क्या आती है, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या है, तो इस प्रक्रिया में कोशिका के चारों ओर के कम सांद्रित वातावरण से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में जल के अणुओं का प्रवेश होता है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे सांद्रता कम थी, यहाँ पे सांद्रता ज्यादा थी, यहाँ पे क्या हो गया, जल के अणु प्रवेश कर गए। जल के अणु क्या हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए उस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहाँ प्रवेश कर गए, साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर गए। और तब तक प्रवेश करते रहेंगे जब तक क्या नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर सांद्रता समान नहीं हो जाती है। ये प्रक्रिया होती है एंडोऑस्मोसिस। दूसरी होती है एक्सोऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया में कोशिका को अधिक सांद्रता वाले घोल में रखने पर कम सांद्रता वाले जल के अणु कोशिका में साइटोप्लाज्म में से बाहर की ओर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस क्या हो जाती है कि जल के अणु कोशिका के साइटोप्लाज्म में से बाहर की ओर क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो भी बैलेंसिंग की एक प्रक्रिया क्या हो जाएगी, निकल करके आ जाएगी। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस जल के अभिगमन से संबंधित होते हैं। अब आता है जल के अतिरिक्त इसका ट्रांसपोर्ट होगा, अणुओं का ट्रांसपोर्ट होगा। तो अणुओं के ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक होता है अक्रिय अभिगमन, दूसरा होता है सक्रिय अभिगमन। अक्रिय अभिगमन को हम बोलते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को बोलते हैं हम सक्रिय अभिगमन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इस क्रिया के अंतर्गत विभिन्न विलयन सॉल्यूशंस तथा सब्सटेंसेस के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसरण या डिफ्यूजन द्वारा क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अक्रिय अभिगमन अणु सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार क्या होता है अतः इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसको ऐसा समझो, अभी हम पीछे बात कर रहे थे एंडोऑस्मोसिस की, कि भाई हो क्या रहा था, कोशिका के अंदर सांद्रता ज़्यादा थी, बाहर सांद्रता कम थी, तो जल के अणु क्या कर गए, स्वतः क्या कर गए, मूवमेंट कर गए, और वहाँ पे क्या हो गया भाई, उसके बाद सांद्रता बैलेंस हो गई। अब इसमें समझो कि अगर सेम प्रक्रिया होती है और उसमें क्या होता है, जल की जगह क्या होने लग जाते हैं, कोई दूसरे अणु क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। और वो जो मूवमेंट है वो सिर्फ किसके कारण की वजह से हो रहा है, सांद्रता की वजह से हो रहा है। कि भाई बाहर सांद्रता ज़्यादा थी, अंदर सांद्रता कम थी, तो वो क्या होने लग जाएगा, अणुओं का मूवमेंट कोशिका के अंदर होने लग जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक क्या है, सांद्रता बैलेंस ना हो जाए। और इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़े। मतलब काम क्या हो जाए, सिर्फ ग्रेडियंट की वजह से हो जाए, सांद्रता ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। हमको इसमें किसी भी प्रकार के पुश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है वही काम कर देता है। लो ग्रेड से हाई ग्रेड की ओर क्या हो जाता है, अणुओं का मूवमेंट स्वतः हो जाता है, हाई ग्रेड से लो ग्रेड स्वतः हो जाता है। दूसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार के अभिगमन में अणुओं या आयनों की गति सांद्रता ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होती है, जिसमें अणु या आयन कम सांद्रता वाले क्षेत्र में क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। अब भाई हाई सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लग गया वो, अगर कोई कहीं भी क्या होने लग जाएगा, हाई सांद्रता से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो रहा है, अणुओं का मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो इसमें क्या भाई एनर्जी लगेगी। इसको ऐसा समझो कि आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं, आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो ऊर्जा लगेगी आपको ज़्यादा, अगर आप पहाड़ से उतर रहे हैं तो आपको ऊर्जा थोड़ी सी क्या रहेगी, कम लगेगी। जैसे इसको आपके अपने घर की छत सीढ़ियों में चढ़ते हुए छत में जाते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, नीचे उतरते तो कम मेहनत लगती है, वही बात यहाँ पे भी हो रही है
कि आप हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में जाएंगे कोई एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट में अगर आप जाएंगे, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता में जाएंगे तो आपको ऊर्जा लगेगी। इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म क्या होती है उसको समझना है। तो सक्रिय अभिगमन में अनेक कोशिकाओं में सक्रिय अभिगमन हेतु सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। इस क्रिया में सोडियम आयन एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा क्या है ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के दूसरी ओर या कोशिका के अंदर पहुंचने पर मुक्त कर दिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली, सोडियम आयंस जो रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं पोटेशियम आयंस, सोडियम और पोटेशियम आयंस मिल करके एक चैनल का निर्माण करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट का चैनल का निर्माण करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल रहता है वो क्या करता है एग्जैक्टली, वहां पर आपको आयंस के साथ बाइंडिंग करता है और आयंस को अंदर लेकर के जाता है, उन अणुओं को अंदर लेकर के जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और उनको वहां पे क्या करता है ड्रॉप करता है। कहाँ ड्रॉप करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ड्रॉप करता है। इस क्रिया के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। इसमें काम आने वाला प्रोटीन आपका सोडियम पोटेशियम डिपेंडेंट क्या होता है? एटीपेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एटीपी लगती है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। प्रत्येक एटीपी के अणु के उपयोग से सोडियम के 3 आयन बाहर निकलते हैं और पोटेशियम के 2 आयन बाहर आते हैं। इसके कारण कोशिका के बाहर सोडियम की सांद्रता और भीतर की अपेक्षा क्या होने लग जाती है? अधिक होने लग जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, सोडियम के आयन अंदर प्रवेश करते हैं, पोटेशियम के आयन अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि सोडियम के आयन बाहर निकलते हैं, पोटेशियम के आयन बाहर आते हैं। सोडियम के कितने आयन बाहर आते हैं? 3 आयन बाहर आते हैं और पोटेशियम के 2 आयन क्या है बाहर निकल करके आते हैं। इसके कारण क्या होने लगता है, सोडियम की सांद्रता भीतर और बाहर के भीतर की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ठीक है, बाहर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। सक्रिय अभिगमन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोशिका के अंदर एक निश्चित आयन सांद्रता में परासरण दाब को क्या है बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, इसीलिए तो वो क्या है वहां पे चल रहा है। दूसरा आता है आपका पिनोसाइटोसिस। हम क्या देख रहे थे? उसके गुण देख रहे थे। उसमें सबसे पहले जल का अभिगमन था, दूसरा अणुओं का अभिगमन था, तीसरा आता है आपका पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब क्या होता है कि इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? लेविस ने 1931 में किया था। इसमें क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका के अंदर तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण की क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस मतलब पीना, पिनोसाइटोसिस मतलब पीना। पीते क्या है आप? तरल पदार्थ को पीते हैं, लिक्विड सब्सटेंस को पीते हैं। तो सेल द्वारा क्या कर लिया जाता है? लिक्विड सब्सटेंस को पी लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या मेथड होता है इसमें, क्या प्रक्रिया चलती है? तो इस विधि के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर सूक्ष्म वेसिकल या पिनोसोम्स का क्या करती है? निर्माण करती है। कुछ इस प्रकार से क्या होता है? पिनोसोम्स का निर्माण होता है। ये पिनोसोम आपको दिख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है? पिनोसोम के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये पिनोसोम्स मेम्ब्रेन की सतह से कोशिका के बाहरी माध्यम के तरल पदार्थों के अणुओं को ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पे समझो पिनोसोम्स हैं, उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं? बाहरी अणुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं, अपने से जोड़ते हैं। ठीक है, और उस ग्रहण करने उसके बाद क्या है, उनको ग्रहण करने के बाद उनसे जुड़ने के बाद क्या आ जाते हैं वो पिनोसोम्स कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जहां इनका पाचन लाइसोसोम द्वारा क्या है कर लिया जाता है। तो पिनोसोम्स क्या होते हैं? एक उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर उपस्थित क्या होती है? संरचना होती है। ये क्या करते हैं? बाहरी अणुओं के साथ क्रिया करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। उनको उनके साथ जुड़ने के पश्चात स्वयं को ये साइटोप्लाज्म में क्या करवाते हैं? प्रवेश करवाते हैं, और वहाँ इनको क्या कर लिया जाता है? लाइसोसोम द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है। पाचन पूर्ण होने के पश्चात पचे हुए पदार्थ कोशिका साइटोप्लाज्म में क्या है वापस से डिफ्यूज हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलता है कि ये लिक्विड सब्सटेंस आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या है जुड़ता है। यहाँ से क्या होता है? पिनोसोम्स निर्मित होते हैं, इन्वेजिनेशन अर्थात अंदर की ओर प्रवेश होना चालू होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होने लग जाता है आपको? पिनोसोम्स पूरा लगभग साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है, और फाइनली क्या कर लिया जाएगा? लाइसोसोम द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाएगा। अगला जो गुण आता है आपका फैगोसाइटोसिस, वो क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमने पिनोसाइटोसिस में क्या देखा कि लिक्विड सब्सटेंस का क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। जबकि फैगोसाइटोसिस में सॉलिड सब्सटेंस का क्या किया जाता है? ठोस पदार्थों का क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसकी क्या मेथड होती है, इसकी क्या विधि रहती है? तो लगभग सेम मेथड रहती है। इसमें भी क्या होता है? एक फैगोसोम का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? वेसिकल का निर्माण किया जाएगा, सूक्ष्म वेसिकल का, उसको हम बोलते हैं फैगोसोम। ये जो फैगोसोम होता है सॉलिड सब्सटेंस के साथ क्रिया करता है, और
फाइनली क्या प्रवेश कर जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है, और वहाँ आने पर क्या कर लिया जाता है, लाइसोसोम द्वारा उनका भक्षण कर लिया जाता है, और जो बचा हुआ सब्सटेंस रहता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सॉलिड सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी आहार आकर के जुड़ता है, जहाँ पे फैगोसोम का निर्माण होगा, वो फाइनली साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाएगा, और उसको क्या कर लिया जाएगा, लाइसोसोम द्वारा भक्षण कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका एक्जोसाइटोसिस, पांचवी प्रक्रिया। हमने सबसे पहले जल का अभिगमन देखा, दूसरा अणुओं का, तीसरा पिनोसाइटोसिस, चौथा फैगोसाइटोसिस, पांचवा आता है आखिरी में एक्जोसाइटोसिस। ये क्या होती है? इस क्रिया के द्वारा कोशिका साइटोप्लाज्म में उपस्थित तरल या ठोस को क्या है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित वेसिकल में एकत्रित करके कोशिका के बाहर क्या करती, स्रावित करती है। यह क्रिया एंडोसाइटोसिस की क्रिया एवं फैगोसाइटोसिस की विपरीत होती है। अर्थात एंडोसाइटोसिस की क्रिया में, पिनोसाइटोसिस की क्रिया में या फैगोसाइटोसिस की क्रिया में क्या हो रहा था, सब्सटेंसेस को अंदर लिया जा रहा था, कोशिका के अंदर लेकर के आ रहे थे। जबकि एक्जोसाइटोसिस क्रिया में सब्सटेंसेस को कोशिका के बाहर लेकर के जाया जाएगा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकाला जाएगा, उसको जो साइटोप्लाज्म है उससे बाहर निकाला जाएगा। ये क्या है, कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया है सब्सटेंसेस को, एक्जोसाइटोसिस। अब आखिरी में आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या होते हैं। तो अभी तक मैं आपको लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर भी कुछ बातें कि बाह्य आकृति बनाती है, हमने देख लिया था इसको। यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सपोर्ट अवलंबन प्रदान करती है, ये भी हमने देखा था। ये अगर कोई आघात आता है, अगर कोई क्षति पहुंचती है प्रोटोप्लाज्म को बाह्य आघातों से, तो ये क्या करती है, उसको डैमेज करती है, उसको रिपेयर करती है, रिजनरेट करती है। यह चयनात्मक पारगम्यता अर्थात सेलेक्टिव परमिएबल होती है। डिफरेंशियली परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल लगभग सेम बातें होती हैं। वो इसका चयन करती है, अणुओं का चयन करती है, किस अणु को बाहर रखना है, किस अणु को प्रवेश देना है। ये चयन जो होता है मॉलिक्यूल और आयन के आधार पे होता है, उसके आदान प्रदान के आधार पे होता है। और कोशिका के अंदर स्त्रावित अवशेषियों और सर्जी पदार्थों को सर्जन करने में क्या करती है, सहायता करती है, उनके बाहर निकालने में भी क्या करती है, सहायता करती है। तो ये पूरा आज का आपका टॉपिक था, जिसमें हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों के बारे में आखिरी में चर्चा करी, और पूरी चर्चा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास क्या है आज की इसमें थी। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अभी इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।